हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 की केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर जो दिए गए हैं अम्ल, भस्म तथा लवण, इसके बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर के बारे में पिछले क्लास में बता चुके हैं। अम्ल क्या है, भस्म क्या है और इसकी विशेषताएं भी जान चुके हैं। ठीक है, इसके उपयोग के बारे में भी जानते हैं। अब जानना है आज लवण के बारे में। आज के क्लास में बताएंगे लवण के गुण क्या क्या हैं, लवण के 3 प्रकार हैं और साथ में व्यंजक चूर्ण जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, वो कैसे बनाया जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पेरिस का प्लास्टर भी कहते हैं अर्थात पीओपी कहते हैं, तो वो कैसे निर्माण किया जाता है, उसका क्या उपयोग होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले जानते हैं लवण के बारे में अर्थात साल्ट के बारे में। और यदि आप फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास मिलता रहे। ठीक है, तो देखते हैं साल्ट के बारे में। लवण, तो लवण क्या है ये तो जान चुके हैं। अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है जल के साथ में, वह होता है लवण। तो लवण क्या है ये जान चुके हैं, और लवण के 3 प्रकार होते हैं ये भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। समझ लेते हैं फिर से। तो लवण के 3 प्रकार हैं। एक तो है सामान्य लवण, और दूसरा है अम्लीय लवण, और तीसरा है भास्मिक लवण। अब जानते हैं ये तीनों लवण कैसे बनता है, ये पिछले क्लास में बता चुके हैं कि सामान्य लवण जो क्या है, प्रबल अम्ल प्रबल भस्म से अभिक्रिया करके बनेगा सामान्य लवण। और अम्लीय लवण क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल भस्म से बनने वाला लवण हो गया अम्लीय लवण। और भास्मिक लवण क्या होता है, प्रबल भस्म होगा और दुर्बल अम्ल से बनने वाला लवण जो है भास्मिक लवण होता है। अब जानते हैं लवण के क्या गुण हैं अर्थात विशेषता है। तो ये तीनों प्रकार जो है लवण के, तीनों प्रकारों में ही जान सकते हैं लवण की क्या विशेषताएं हैं। तो लवण की विशेषताएं अर्थात गुण। तो लवण के क्या क्या गुण है, पहला तो जान ले सामान्य लवण का गुण को जानते हैं। नंबर 1 में जो सामान्य लवण है इसके गुण को जानते हैं। तो सामान्य लवण का पीएच मान 7 होता है क्योंकि यह उदासीन विलयन होता है। पीएच मान हमेशा 7 होता है। ठीक है, और सामान्य लवण का जो पीएच मान 7 होता है, और ये सामान्य लवण कैसे बनता है, प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बनता है। जानते हैं आप दूसरा लवण की बात करते हैं। दूसरी विशेषता क्या है, तो अम्लीय लवण की विशेषता के बारे में जानते हैं। अम्लीय लवण का पीएच मान, जैसा कि नाम से पता चलता है अम्लीय लवण यानी अम्लीयता है, तो पीएच मान क्या होगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, इसलिए अम्लीय लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। यानी अम्लीय लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय लवण कैसे बनता है, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से बनता है। तीसरी विशेषता जानते हैं भास्मिक लवण की। भास्मिक लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है क्योंकि यह बनता है प्रबल भस्म से और अम्ल होता है दुर्बल, इसलिए जो प्रबल होता है वह अपना गुण को बरकरार रखता है, दुर्बल वाले का गुण समाप्त हो जाता है, 7 से अधिक होता है। तो ये है अम्ल की कुछ विशेष, अम्ल से बने और भस्म से अभिक्रिया से बने लवण की कुछ विशेषताएं, और तीनों प्रकार के लवण की तीनों विशेषताएं। 7 हो गया सामान्य का, अम्लीय का हो गया 7 से कम, और
भास्मिक लवण का हो गया 7 से अधिक। अब जानेंगे विरंजक चूर्ण कैसे बनता है। अब जानते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? तो शुष्क बुझे हुए चूने, यानी बुझा हुआ चूना, जो चूने में जब पानी को डाल देते हैं तो चूने का जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है, जिसके कारण उसको कहते हैं शुष्क बुझा हुआ। और उसके बाद सुखा लेने के बाद जो बुझा हुआ चूना होता है वो शुष्क बुझा हुआ चूना के रूप में जानते हैं। तो शुष्क बुझे हुए चूने में 40 डिग्री ताप पर गर्म करके उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। बहुत ही आसान है बनाना, लेकिन लैब में इसका निर्माण किया जाता है और औद्योगिक पैमाने पर बड़े इंडस्ट्री में तैयार होते हैं। ठीक है, इसलिए घरों में इसको निर्माण करने की कोशिश ना करें। विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने में 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। आप जानते हैं अभिक्रिया कैसे होती है? तो सबसे पहले लेंगे शुष्क बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह है शुष्क बुझा चूना। और इसमें क्या करना है? 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करना है, Cl2 गैस प्रवाहित करना है। टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो अभिक्रिया करने के बाद बनता है विरंजक चूर्ण, और विरंजक चूर्ण के साथ निर्माण होगा जल का। तो H2O का भी निर्माण होता है इसमें। तो जानते हैं अब ये विरंजक चूर्ण का जो निर्माण हुआ है, समीकरण को देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं। Ca1 है, Ca1 है, क्लोरीन है 2, क्लोरीन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 2, हाइड्रोजन 2, ये समीकरण बैलेंस में है। ठीक है, तो यह है विरंजक चूर्ण के निर्माण के लिए शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर यह विरंजक चूर्ण है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अब जानना है विरंजक चूर्ण के गुण क्या क्या हैं, उपयोग क्या है विरंजक चूर्ण के। तो सामान्यतः जान लेते हैं विरंजक चूर्ण के गुण को पहले। तो विरंजक चूर्ण जो होते हैं, यदि जल में इसको घोल दिया जाए तो कैल्शियम क्लोराइड प्रदान करेगा। और विरंजक चूर्ण को यदि खुले हवा में छोड़ देते हैं तो CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस प्रदान करता है। विरंजक चूर्ण को नम युक्त हवा में छोड़ने पर
कैल्शियम कार्बोनेट और तथा क्लोरीन गैस Cl2 उत्पन्न होता है। जब इसको जल में घोलते हैं तो क्या होता है? विरंजक चूर्ण को जल में घोलने पर कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तीसरी विशेषता इसका जान लेते हैं। यदि किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दे या अम्ल से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। तो यह है विरंजक चूर्ण के कुछ गुण। ठीक है, अब इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। आप विरंजक चूर्ण के अर्थात ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग के बारे में जानते हैं। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग किस किस कार्य में इसका इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले जान लेते हैं कीटनाशक दवा, कीड़ों को मारने के लिए जो दवा का प्रयोग करते हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्या होता है? कीटनाशक दवाओं के निर्माण में दूसरा इस्तेमाल क्या होता है? कपड़ों को और कागज को विरंजन करने में। कपड़े तथा कागज के विरंजन में। तीसरी बातें जानते हैं इसका क्या इस्तेमाल करते हैं? तो क्लोरोफॉर्म बनाने में, जो नशीली दवा होता है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। चौथा पॉइंट जानते हैं, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्लोरीन गैस बनाने में। क्लोरीन अर्थात Cl2 गैस के निर्माण में। विरंजक चूर्ण जो होता है प्राय क्लोरीन से बनाया जाता है, शुष्क बुझे चूर्ण में क्लोरीन गैस को प्रभावित करके, इसलिए इसका जो गंध जो होता है विरंजक चूर्ण का क्लोरीन जैसा ही होता है। और ये चूना से बनता है, तो चूना जैसे सफेद होता है ना, ठीक वैसा ही इसका कलर भी होता है ब्लीचिंग पाउडर का, व्हाइट। इसका इस्तेमाल डिटर्जेंट के निर्माण में भी होता है, डिटर्जेंट पाउडर में भी करते हैं। तो डिटर्जेंट पाउडर में भी करते हैं, और ब्लीच करने का कार्य जहां भी आवश्यकता पड़ता है वहां भी कर सकते हैं विरंजक चूर्ण का। ठीक है, तो अब जानते हैं पेरिस और प्लास्टर के विषय में। अब जानते हैं प्लास्टर और पेरिस के बारे में, अर्थात कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से तो इसको बहुत कम जानते हैं। मुख्य रूप से इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस का प्लास्टर कहते हैं। तो
पेरिस का प्लास्टर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसका निर्माण ही किया गया था पेरिस में, इसलिए पेरिस का प्लास्टर कहते हैं। अब प्लास्टर जैसा शब्द से ही पता लगता है, प्लास्टर के काम में इसका इस्तेमाल होता है। अब जब किसी व्यक्ति के बोन्स में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, यानी हड्डियों का टूट जाना यदि होता है ऐसा कुछ, तो डॉक्टर सब उनको एक व्हाइट कलर के बैंडेज के बाद व्हाइट कलर के पाउडर को पानी में घोल करके उसके बाद उसका लेप कर देते हैं, जो बाद में सख्त हो जाता है और वह सही आकार में बनाए रखता है उसके हड्डियों को। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है। और सामान्यतः जो दैनिक जीवन में लोग इस्तेमाल करते हैं, ये मार्केट में उपलब्ध भी होते हैं अच्छी तरह से, तो ये पीओपी के नाम से जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। तो पीओपी के नाम से जानते हैं इसे, और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, तो सबसे पहले जान लें जिप्सम। जिप्सम जो सीमेंट उद्योग में इस्तेमाल होता है, जिप्सम सीमेंट का निर्माण में बनता है, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, चुना पत्थर, जिप्सम, ये सब का इस्तेमाल होता है सीमेंट उद्योग में। ठीक है, तो उसी सीमेंट उद्योग में इस्तेमाल होने वाले जिप्सम से ही बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर सावधानी पूर्वक गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। अब जिप्सम का जान ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र को याद रखना बहुत ही आवश्यक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र है। तो जान लें, सबसे पहले जिप्सम को गर्म करेंगे, तो जिप्सम का लिखते हैं CaSO4 इंटू 2H2O, क्योंकि इसमें जल का मात्रा रहता है, और इसको आप गर्म करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे। तो जब गर्म करते हैं तो यह बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू H2O, साथ में जल भी बनेगा H2। तो कैल्शियम सल्फेट अब जान लेते हैं CaSO4 अब बैलेंस कर देते हैं इसको। CaSO4 दिया हुआ है, कैल्शियम डबल हो गया है इसलिए 2 लगा देते हैं इधर। हाइड्रोजन देखते हैं, तो हाइड्रोजन हो गया 2 दूना 4, दूना 8। इधर हाइड्रोजन देखते हैं तो 2 है, और इधर है 2, तो 3 लगाएंगे तो 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा, 3 लगा देते हैं, अब ये बैलेंस हो गया। यही है, इधर जिप्सम है और ये बना है
प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे निर्माण होता है ये तो समझ गए अच्छी तरह से। अब जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल क्या होता है, उपयोग। मूर्तियों के निर्माण में, मूर्तियों के सांचे बनाने में, मूर्ति जिसको निर्माण करते उसका फर्मा जो होता है उसको बनाने में, पहला इस्तेमाल हो गया। दूसरा इस्तेमाल जानते हैं, घरों में जो होता है छतों के ऊपर में कुछ डिजाइन तैयार करते हैं उसके निर्माण में भी। तो छतों पर, छतों या दीवारों पर डिजाइन बनाने में इसका इस्तेमाल और भी करते हैं। डॉक्टर लोग हड्डी इत्यादि को जोड़ने में प्लास्टर करते हैं शल्य चिकित्सा में। टूटे हड्डियों को जोड़ने में, यानी बैंडेज बांधने के टाइम में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे कहीं दीवार सब में दरार हो जाता है, कहीं गैप हो गया तो उसको भी भरने में, दरारों को भरने में। तो दरारों को भरने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मूर्तियों के साचा के निर्माण में, और भी बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।